एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसने एक टाइम पे लिस्ट होते ही पहले ऑन एंड अप्रोक्स 50% का गेन दिया था, वो कंपनी के शेयर नीचे गिरते ही जा रहे हैं। और आजकल ये शेयर बहुत ही ज्यादा चर्चा के अंदर है कि ये शेयर मल्टी बेगर हो सकता है और ये शेयर आपके पैसे डबल ट्रिपल चौपल मतलब बहुत से मल्टीप्लाई में बढ़ा सकता है। ये शेयर एक मल्टी बेगर हो सकता है। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर है शेयर। आइए डिस्कस करते हैं क्या है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के असली फंडामेंटल, असली टेक्निकल। क्या ये असली के अंदर मल्टी बैगर बनाएगा या आपको और भी ज्यादा पुअर बनाएगा? आइए जानते हैं। तो अगर आप कोई भी चैनल पर नए हो तो चैनल को याद रखिए सब्सक्राइब कर लेना। अपन हर शेयर का एनालाइज, आईपीओ एनालिसिस एंड ऑल द अदर फाइनेंस रिलेटेड वीडियो अपन चैनल पे लाते रहते हैं। तो चैनल को याद रखिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। आइए जानते हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसने लिस्टिंग प्राइस इसकी ऑन एंड अप्रोक्स 108 रुपीज की, जिसकी इशू प्राइस थी वो लिस्ट हुआ था 111 रुपीज के अंदर लिस्ट हुआ था। और वो लिस्ट होती पहले ऑन एंड अप्रोक्स यहाँ पे देखोगे आप 152 रुपीज पे पहुंच गया था कुछ ही एक दो दिन कुछ दिन के अंदर ही मतलब। तो उसने जो लिस्टिंग का गेन दिया था वो ऑन एंड अप्रोक्स 50%, 50% लिस्टिंग का गेन दिया था। और अभी आप देखोगे तो वो शेयर नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ऑन एंड अप्रोक्स अपने ऑल टाइम लो पे है। हालांकि ऑल टाइम लो से थोड़ा सा ऊपर है, ऑल टाइम लो से थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा भी ऊपर नहीं है, पर ऑन एंड अप्रोक्स अपने ऑल टाइम लो पे अभी ये शेयर चल रहा है। तो ये शेयर क्यों गिर रहा है? इसके गिरने का रीजन क्या है? क्या अपने पास जिसके पास शेयर है उसको होल्ड करना चाहिए, किसी को शेयर परचेस करने चाहिए, सेल करने चाहिए? ये पूरी चीज अपन डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे कि टेक्निकल इसके जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट वगैरह क्या है, सब कुछ टारगेट वगैरह सब डिस्कस करेंगे। First of all, this video is just for an educational purpose. I am not a SEBI registered person to give an advice. तो ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, और मैं क्या करने वाला हूँ आगे एंड में मैं आपको वो बताऊंगा। हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। शेयर गिरने का रीजन क्या था, क्या ये इंक्रीज होने की चांसेस है, सब कुछ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 50% गेन इसका था स्टार्टिंग में और अभी गिरते जा रहा है ऑन एंड अप्रोक्स। और लास्ट के कुछ टाइम के अंदर ये शेयर के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा खासा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा उठाव आना शुरू हुआ है कि अब ये लास्ट के 1 वीक के अंदर ये शेयर अच्छा खासा बढ़ने लग गया है। तो इसलिए मार्केट में ज्यादा चर्चा में कि शायद ये शेयर अच्छा खासा वापस बढ़ेगा और रैली लाएगा अच्छी खासी। और 1 डे के अंदर भी ये वापस से प्रॉफिट के अंदर ही गया है। तो क्या ये शेयर असली के अंदर आपको मल्टीपैगर रिटर्न देगा? तो आइए जानते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कौन सी ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। जैसे सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ऐसे अलग अलग जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज होती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप इसके इंडस्ट्री की बात करोगे, ये जो कंपनी जिसमें ऑपरेट करती है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री। कि मतलब ये इंडस्ट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये तो अभी पूरा फ्यूचर ही नहीं का है। गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी को ही प्रमोट कर रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए ही चाहिए सब लोगों को। तो इंडस्ट्री इसकी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। इंडस्ट्री पे अपन कोई भी डाउट अभी एट प्रेजेंट नहीं कर सकते। और ये जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो ये कंपनी की मैं अपन बात कर रहे हैं, ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पीएसयू के अंदर लार्जेस्ट पीएसयू है रिन्यूएबल एनर्जी का। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पीएसयू है ये रिन्यूएबल एनर्जी का। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में एक दो कंपनी से बड़ी है, पर पब्लिक सेक्टर के अंदर ये भी लार्जेस्ट पीएसयू रिन्यूएबल एनर्जी के केस के अंदर। तो कंपनी भी ऐसे सबसे बड़ी है पीएसयू में और इंडस्ट्री भी बहुत ग्रोइंग है। तो इसके शेयर के गिरने की रीजन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका रेवेन्यू अपन कंपेयर करते हैं, रेवेन्यू वाइज ये कंपनी कैसे चल रही है। 2023 के अंदर 171 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया था। वही 2025 के अंदर अपन देखेंगे तो उसका डायरेक्ट रेवेन्यू 2466 करोड़ हो गया। मतलब अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा मल्टीपल में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ईयर वाइज अगर अपन बात करें तो। ये करोड़ के अंदर फिगर है। पर अब यही अगर अपन रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टर वाइज, तो क्वार्टर वाइज में भी इसने सितंबर 24 के अंदर 525 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर 25 में 657 का रेवेन्यू था। मतलब इंक्रीज तो हुआ है क्वार्टर का रेवेन्यू। पर जो जस्ट पहले वाला क्वार्टर था जून 25 में 752 करोड़ का रेवेन्यू था। और उससे वो कम होकर, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है पर कम तो हुआ है, 752 से कम होकर 657 करोड़ हो गया। मतलब उसका रेवेन्यू कम हुआ है। और इसका रेवेन्यू कम होने का रीजन क्या था? इसका रेवेन्यू कम होने का रीजन, दो रीजन थे। पहला रीजन, ये क्वार्टर वाइज इसका जो रेवेन्यू कम हुआ है, ईयर वाइज तो इंक्रीज हो रहा है पर जो क्वार्टरली रेवेन्यू वो कम हुआ है। क्वार्टरली रेवेन्यू कम होने का पहला रीजन कि कंपनी ने बोला ये एक सीजनल इंपैक्ट है मानसून की वजह से, क्योंकि इस बार मानसून मतलब वो बारिश का सीजन था, तो बारिश के टाइम पे सोलर पैनल, ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस है कि सोलर पैनल कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है बारिश के टाइम पे, तो इस वजह से उसका रेवेन्यू कम हो गया, उसने एनर्जी कम प्रोड्यूस करी है। दूसरा रीजन एक और था, जब मैंने इसका पी एंड एल डिटेल में एनालाइज करा, इसकी अदर इनकम के अंदर कम हुआ। इसकी अदर इनकम, एक तो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी धंधा करती है, और एक अदर इनकम वन टाइम इनकम होती है जो वन टाइम।
तो ये 2 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी की वन टाइम इनकम अच्छी थी, मार्च 25 एंड जून 25 इसको अपन अदर इनकम कहते हैं। पर सितंबर 25 में इसकी अदर इनकम कम हो गई, जो वन टाइम इनकम है। हालांकि उससे अपन को ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए, वो तो वन टाइम थी। अपन को जो रेगुलर इनकम है उस पर फोकस करना है। तो रेगुलर इनकम क्यों कम हुई? क्योंकि वो मानसून था, उस वजह से कम हुई। ठीक है, ये उसका रीजन था। रेवेन्यू ग्रोथ इस वजह से कम हुआ। तो एक सबसे बड़ा रीजन यही जाता है कि लोगों ने ये देखा कि क्वार्टर वाइज उसका रेवेन्यू गिर रहा है, तो इस वजह से लोगों का मेंटेलिटी भी वो हो गई कि ये कंपनी मतलब ऑफकोर्स थोड़ी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। इस वजह से भी एक इसका शेयर गिरने का रीजन है। अपन और बात करेंगे आगे। उसके बाद में प्रॉफिट की बात करूं, 2023 के अंदर 171 करोड़ का प्रॉफिट था, 2025 के अंदर 474। मतलब ईयर वाइज भी इसका रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो, प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हुआ है। ये करोड़ के अंदर फिगर है। पर अब वापस से सेम मैं क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूं, तो क्वार्टरली प्रॉफिट में सितंबर 24 क्वार्टर में 36 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 25 में 220 करोड़ का प्रॉफिट था। यही डायरेक्ट सितंबर 25 क्वार्टर में 86 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। मतलब अगर अपन एक साल पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, पर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर से इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है। ये अनदर मेजर रीजन है कि इसका शेयर की प्राइस क्यों गिर रही है। तो क्या कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, मतलब कंपनी डिक्लाइनिंग फेज पे? आंसर इज नो, कंपनी डिक्लाइनिंग फेज पे नहीं है। रेवेन्यू गिरने का रीजन अपन ने बात कर लिया कि मानसून की वजह से एक वन टाइम सीजनल इंपैक्ट था वो, और अदर इनकम वाला इंपैक्ट है। तो वो कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। ठीक है, अब ये क्वार्टर वाइज प्रॉफिट गिरने का रीजन क्या है, ये अपन बात करते हैं। ये मैंने P&L इसका एनालाइज करा था, तो उसका P&L, हालांकि डिटेल P&L मैंने और भी देखा था, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा अभी। आपको, आप बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको इतना डिटेल में जानने की है भी नहीं। मैं आपको फाइनल क्रक्स बता दूंगा आपको। कुल मिला के अगर आप देखोगे, पहले इसका ऑपरेटिंग मार्जिन था 87%। मतलब कंपनी का 100 रुपए का रेवेन्यू है तो वो 87 रुपीज उसका मार्जिन है, मतलब एक तरह से प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात नहीं करा मैं। 87, और वही सितंबर 25 में इंक्रीज होकर 96% हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ है, ये अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट भी उसका 7% से 14% हो गया है, ये भी अच्छी बात है। पर जस्ट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में उसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है। मतलब उसका प्रॉफिट ओवरऑल कम हुआ है जस्ट पिछले वाले क्वार्टर से। उसका रीजन क्या है? उसके कुछ रीजन है। पहला, प्रॉफिट कम होने का रीजन है क्योंकि उसका रेवेन्यू कम हुआ है, सीजनल इंपैक्ट था मानसून वाला। दूसरा रीजन, इस बार उसने स्टाफ की हायरिंग बहुत ज्यादा करी। रीजन क्या है? क्योंकि उसने अपने बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट लगाए हैं। उसको बहुत सारे, अभी अपन बात करेंगे, पॉजिटिव फैक्टर है, उसने बहुत सारे, उसको नए नए प्रोजेक्ट मिले हैं, तो नए नए प्रोजेक्ट के लिए उसने बहुत ज्यादा स्टाफ लिया है। तो वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर है, इनिशियल फेज में। वो प्रोजेक्ट अभी रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे, पर एक्सपेंसेस होना शुरू हो गए उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसने स्टाफ ज्यादा हायर करे और ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है नई साइट पे, जो नई नई साइट है। तो मतलब ओवरऑल नए प्रोजेक्ट उसने लगाए। उसने अभी तक नए प्रोजेक्ट ने रेवेन्यू अभी जनरेट करना शुरू नहीं हुआ, बाद में तो जनरेट करेंगे। तो उस वजह से कॉस्ट अभी से आना शुरू हो गई। इस वजह से मेजर रीजन है कि नए प्रोजेक्ट की वजह से उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए। सेम, जो उन्होंने नए प्रोजेक्ट लगाए उस वजह से उन्होंने कैपेक्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा। बहुत सारे सोलर पैनल खरीदे, बहुत सारी मशीनरीज खरीदी। ऐसा कैपेक्स में भी उन्होंने बहुत ज्यादा फिक्स असेट खरीदी है। तो जब फिक्स असेट आपने ज्यादा खरीदी है तो उसका डेप्रीशिएशन भी इंक्रीज होगा। तो पिछली बार जो कुछ, अब इतना टेक्निकल मत जाओ, पहले कुछ चीजें सिविप थी, अब वो ऑपरेशनल में आ गई है। मतलब कुल मिला के कैपेक्स बढ़ा, इस वजह से डेप्रीशिएशन बढ़ गया। कंपनी का थोड़ा सा डेट भी बढ़ा है, कंपनी का थोड़ा सा डेट बढ़ा है क्योंकि उनको नया प्रोजेक्ट लगाना था, तो उसको कैपेक्स खरीदना था, उसके लिए उसने लोन लिया है। तो लोन लेने की वजह से उसका डेट भी बढ़ा है। हालांकि डेट इंक्रीज हुआ है, डेट का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, इस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, तो मतलब इसलिए प्रॉफिट कम हुआ है। पर डेट बढ़ा है पर उसके इंटरेस्ट का परसेंटेज कम हुआ है। पहले उसका एवरेज इंटरेस्ट का परसेंट था 6.63, अभी उसका एवरेज इंटरेस्ट परसेंट हो गया 6.11। मतलब ये अच्छी बात है कि कंपनी को कम कॉस्ट के अंदर डेट मिल रहा है, ये उन्होंने डेट अच्छे से मैनेज करा है। तो ये ओवरऑल गणित, ओवरऑल मैं आपको फाइनल इसके अंदर बताऊं कि ये सब हुआ क्या है, प्रॉफिट क्यों बढ़ा, प्रॉफिट क्यों कम हुआ है। सिंपल सी चीज है, कंपनी ने बहुत ज्यादा न्यू प्रोजेक्ट लगाए हैं। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लगाती है कंपनी, तो स्टार्टिंग में केवल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस होते हैं, वो रेवेन्यू बाद में देता है। तो यही हुआ इस कंपनी के साथ। तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, अगर ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में अच्छे चल जाते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है फ्यूचर के लिए। ये ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने इसका जब अगर बैलेंस शीट एनालाइज करी, तो ये ईयर वाइज ईयर कंपेरिजन है। नेट प्रॉफिट जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट, इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है पिछले साल से। और डेट भी इसका बढ़ा है, पर डेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितनी इसकी फिक्स एसेट बढ़ी है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा है। अब उसके बाद जो एक दो सबसे खराब चीज है, सबसे खराब चीज, बाकी सब अभी तक ठीक लग रहा था, उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, बस कुछ टाइम वन टाइम इंपैक्ट था वो, ठीक है। पर सबसे खराब चीज जो मुझे अभी एट प्रेजेंट लगी है, वो है उसका पी रेशियो।
कंपनी का पी रेशियो है 125 का, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उसका जो इंडस्ट्री का पी रेशियो, वो इंडस्ट्री का पी रेशियो केवल 22 का है। जहां नॉर्मल बाकी जो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, जहां पे उनका पी रेशियो केवल 22 होता है, वहीं पे उसका पी रेशियो 125 का पी रेशियो है, बहुत ज़्यादा पी रेशियो। तो ये कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड इन टर्म ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि जो शेयर की प्राइस गिरी है ना, वो इस वजह से गिरी है क्योंकि पहले उनका पी रेशियो 200 के अप्रोक्स था, 200 का पी रेशियो। अब शेयर की प्राइस गिरते 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 वो ऑलरेडी 125 पे पहुंच चुकी है। मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है। ये चीज़ ऑलरेडी मार्केट प्राइस में आ गई थी, मार्केट प्राइस में ये चीज़ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई कि ये कंपनी बहुत जल्दी ग्रो होने वाली है, इसलिए मार्केट प्राइस स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा थी इस कंपनी की। तो अब अपन को ये देखना है कि असली के अंदर ये कंपनी उतना परफॉर्म कर पाती थी भी या नहीं कर पाती। ऊपर से इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ओके ओके इतना ज़्यादा नहीं है, और इसका रीज़न ये है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इतना ज़्यादा नहीं है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस कंपनी ने अभी नया धंधा केवल शुरू करा है, अभी अपन को इसकी परफॉर्मेंस देखना बाकी है। कंपनी ने धंधा शुरू करा है, अभी तक असली में बिजनेस करना ही शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर है। आप खुद सोचो, अभी जो इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कंपनी की, वो है 26071 मेगावाट की कैपेसिटी है, कि वो इतना इलेक्ट्रिसिटी, एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। उसमें से उसने केवल 3000 ऑपरेशनल मेगावाट इसने यूज करा है, जो 10-15% है ऑन एन अप्रोक्स इसकी कैपेसिटी का। मतलब इसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी, और अभी बहुत कम पे ये ऑपरेट कर रही है, बहुत कम पे। तो इस बिजनेस ने इसने अभी तक बिजनेस करना शुरू ही नहीं हुआ है। अगर इसने सारी कैपेसिटी यूज करके बिजनेस करना शुरू हो गई, जैसे इसको अभी कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हुए हैं, जैसे 13,000 के, तो 13,000 मेगावाट के तो इसको नए कॉन्ट्रैक्ट मिले। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशनल हो जाएंगे, कंपनी जब असली में बिजनेस करना शुरू हो जाएगी, जब धंधा बिल्कुल प्रॉपर चलने लग जाएगा पूरी कैपेसिटी पे, तब ये कंपनी का असली रंग पता पड़ेगा, तब ये कंपनी शायद मल्टी बैगर रिटर्न अपन को दे सकती है। बट एट प्रेजेंट ये कंपनी अभी बहुत इनिशियल फेज के अंदर है, इस वजह से अपन को ये कुछ इशू देखने पड़ रहे हैं कि इनिशियल फेज वजह से क्वार्टर वाइज प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कंपनी कैपेक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये इसकी कुछ चीज़ है। और एक बार इसका सबसे गंदा चीज़ पी रेशियो था, और डेट टू इक्विटी 1.16, मतलब डेट कंपनी का थोड़ा ज़्यादा है, पर ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, ओके ओके। अब प्राइस गिरने का रीज़न क्या है? इसका प्राइस गिरने का रीज़न मैंने एक बताया आपका, पी रेशियो इसका ज़्यादा था। दूसरा, अब मैं फाइनली चीज़ें समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फाइनल समराइजेशन। इतनी चीज़ें जो पढ़ी अपन ने, इतनी चीज़ें देखी, मैं फाइनल चीज़ें समराइज करता हूँ आप लोगों के लिए। फाइनल क्या है? पी रेशियो ज़्यादा था, पर ठीक है, अभी वो थोड़ा पहले से कम हुआ है। क्वार्टरली प्रॉफिट पहले से थोड़ा गिरा है, उसका रीज़न अपन ने देख लिया, वन टाइम था, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी नए लगा रही है, जो अच्छी बात है एक तरीके से। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी पर अभी देखो, ये पॉइंट इग्नोर करो। पहले गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी थी कि वो एनर्जी के टेंडर रिलीज नहीं कर रही थी, हालांकि अब वो एनर्जी टेंडर रिलीज कर रही है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। एक सबसे बड़ा पॉइंट, एंकर का लॉक इन पीरियड ओवर खत्म हो गया था, कि जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं ना, जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में स्टार्टिंग में, उन एंकर का, वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका था, कि स्टार्टिंग में वो शेयर्स को नहीं बेच सकते थे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही उनका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। अब उनको शेयर को लॉक इन करने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट में बेच सकते हैं। तो उन लोगों ने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया है, मतलब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से भी प्राइस गिरी है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर ने और बाकी लोगों ने अपने शेयर को बेचना शुरू कर दिया था लिस्टिंग गेन की वजह से, और कुछ टाइम बाद लॉक इन पीरियड भी खत्म हो गया था। ये बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं फ्यूचर में इसका क्या अपन को आउटलुक लगा, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर की मैं बात करूं तो कंपनी को ना, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ एज सच ओवरऑल में देखूं तो ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। साथ में ये जो कंपनी है, इसको भी बहुत ज़्यादा टेंडर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। जैसे उसने अपना नया सोलर प्रोजेक्ट, नया विंड कैपेसिटी प्रोजेक्ट दोनों लगाए हैं। एक गुजरात के अंदर लगाया है डायरेक्ट 243 मेगावाट का, जो ऑपरेशनल ऑलरेडी हो चुका है दिसंबर 18 के अंदर, मतलब 1-2 महीने के अंदर उससे रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो जाना चाहिए मोस्टली। राजस्थान के अंदर भी वो एक और 78 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट लगा रही है सोलर का, वो भी कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीशन फेज पे। उसने सिंग्रेनी कॉलियरीज, इसको जो भी आप पढ़ते हैं आप पढ़ लेना, मतलब कुल मिला के एक कॉल माइनिंग कंपनी इंडिया की, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉल माइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया, उसके साथ भी इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मतलब इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि क्लीन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करनी है। वो क्लीन एनर्जी कौन प्रोड्यूस करके देगी? अपनी एनटीपीसी प्रोड्यूस करके देगी। तो वो अच्छी चीज़ है, इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कॉल माइनिंग की तरफ से। साथ में उसने जापान की एक कंपनी के साथ भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई जापान को वो ग्रीन मिथेनॉल और कुछ अदर हाइड्रोजन डेरिवेटिव सप्लाई करेगी जापान को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत बड़ा है, जो आंध्र प्रदेश से ये सप्लाई करेगी, अपनी कंपनी एनटीपीसी आंध्र प्रदेश से ग्रीन मिथेनॉल और ये चीज़ें सप्लाई करेगी। ये भी बहुत अच्छा है। तो उसका जो फ्यूचर, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिले, ये सब मिले हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है।
तो और इन्हीं वजह से, क्योंकि उसने इतने सारे नए प्रोजेक्ट मिले, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा कैपेक्स में खर्चा करना पड़ा। तो कैपेक्स में खर्चा हुआ, इस वजह से डेट बढ़ा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी, डेप्रीशिएशन बढ़ा, ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें उसका एक्सपेंस 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 होता रहा, इसलिए उसका क्वार्टर का प्रॉफिट गिर गया। और इन चीज़ों ने अभी तक रेवेन्यू स्टार्ट करना शुरू नहीं हुआ। मैंने इसलिए कहा कंपनी भी स्टार्टिंग फेज के अंदर है, रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं हुआ। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगी, उस वक्त शायद कंपनी के रंग ही कुछ और होंगे, क्योंकि अभी केवल कंपनी खर्चा कर रही है, बाद में बहुत ज़्यादा शायद रेवेन्यू हो सकते हैं, जिस हिसाब से अभी दिख रहा है। और एक वो गंदा फैक्टर जो मैंने बोला था कि क्वार्टरली डाउनफॉल जो हुआ है, वो अपने रीज़न देख लिया था। और वही अब ये देखो, ग्रीन हाइड्रोजन हब भी उसने एक आंध्र प्रदेश के अंदर लगाया है, ये अपनी बात हो गई है। उसने एक लार्ज स्केल का उसको टेंडर मिला है उत्तर प्रदेश का, जिसके अंदर 500 मेगावाट एसआईसी, ये सब मैंने बताया कि उसको एक और टेंडर मिला है उसको। साथ में उसने एमओयू पोर्ट्स के साथ साइन कर लिया है, दीनदयाल पोर्ट के साथ, कांडला पोर्ट, अब वहां पर भी एनर्जी वही सप्लाई करेगी। मतलब उसको अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इवन जो क्राइसिल की रेटिंग थी, क्राइसिल जो कंपनी को रेटिंग देता है, बहुत अच्छी बात ये हुई उसने अपनी रेटिंग को मेंटेन रखा है, रेटिंग गिराई नहीं है। मतलब कंपनी को स्टेबल मान के, ट्रिपल ए रेटिंग को मान के वही की वही रखी है, गिराई नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी को ट्रिपल ए रेटिंग स्टेबल मिली हुई है। तो ये अच्छी चीज़ होती है क्रेडिट रेटिंग को इतना मिलना। तो फाइनल कंक्लूजन आपके लिए ये रहा, और उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करूंगा। बिजनेस कंपनी का ग्रोइंग पे है, मतलब ये इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है, कंपनी भी जिस हिसाब से भी दिख रही है वो ग्रो है। एनटीपीसी उसका एक पेरेंट कंपनी है, दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड। उसका पेरेंट कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पेरेंट का सपोर्ट है, कभी पैसे वैसे की जरूरत होगी तो उसके पेरेंट कंपनी में मिल जाएगा। ग्रोथ अभी अपन को बस रेवेन्यू प्रॉफिट में थोड़ी कम दिखी है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, आप मान कर सकते हो ये वन टाइम कुछ स्टार्टिंग के 1-2 सालों की दिक्कत है, 1-2 सालों में ग्रोथ अच्छी हो सकती है। बस रीजन क्या था शेयर गिरने का, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो कंपैरेटिवली कम हुआ, उसका रीजन मैंने बता दिया। डेट थोड़ा सा ज्यादा है, ये दिक्कत है। एंकर इन्वेस्टर अपने सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर एंकर इन्वेस्टर जिस टाइम रुक जाएंगे या उनके पास हो गया, तब कंपनी के शेयर प्राइस थोड़ी स्टेबल हो सकती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि एंकर इन्वेस्टर और दूसरा वैल्यूएशन, मतलब इसका पी रेशियो, ये दो इसकी थोड़ी बड़ी दिक्कत है। एंकर इन्वेस्टर सेलिंग कर रहे हैं और पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी बिगर पिक्चर देखेंगे तो कंपनी एक्सपांड कर रही है, और मैंने बताया वो अपनी कैपेसिटी का 10-15% भी अभी तक नहीं चल रही है। तो कुछ टाइम में उसको बहुत से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं, तो वो कैपेसिटी पर चलने लग जाएगी। तो ये है। अगर मैं फंडामेंटल के हिसाब से बात करूं, तो ये शॉर्ट टर्म कंपनी, आप इसको नहीं बोल सकते कि शॉर्ट टर्म में आपको ये बहुत बड़ा गेन दे देगी। पर अगर किसी के पास कैपेसिटी है, कि जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, ऑफकोर्स आप अपने इच्छा से देख लेना। मैं मेरी बात करूं, अगर मुझे लेना होगा तो मैं इसको कम से कम 6 से 7 साल या 5 से 6 साल, 5-6-7 साल मान के चल सकता हूं, अगर मैं लूंगा तो, कि 5 से 7 साल के अंदर ये मुझे अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है, दे सकती है। 5 से 7 साल में जब सब चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएगी, सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑपरेशनल हो जाएंगे, तब ये शॉर्ट टर्म के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के दे देगी, ऐसा मेरे को तो मेरे को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। और ये ऐसा वाला शेयर नहीं है कि आपने एक बार लिया और लेके भूल गए, ऐसा नहीं है। आपको इसको कंटिन्यूसली वीकली, मतलब कंटिन्यूसली मंथली या वीकली बेसिस पे इसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। बट हाँ, जो कंपनी जिस हिसाब से ग्रोइंग है, उस हिसाब से 5 से 7 साल में ये अच्छा देगी, पर अभी तो एट प्रेजेंट इतना बड़ा नहीं। बात करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस की, और टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को याद रखें सब्सक्राइब करके बेल